इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। काउंट को इस तरह दीवार पर चलते देखने के बाद जॉनथन का मानसिक संतुलन बिल्कुल हिल चुका था। उसके पैर जैसे सुन्न पड़ गए थे। कुछ देर जॉनथन उसी झरोखे पर अवाक खड़ा रहा। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और अपने कमरे में गया। अपने कांपते हुए पैरों को देखते हुए जॉनथन यही सोच रहा था कि इस कासल से बाहर कैसे निकला जाए, और वो अब भी ये नहीं समझ पाया था कि काउंट आखिर उससे चाहता क्या है, क्योंकि अगर वह उसे मारना ही चाहता तो कब का मार चुका होता। तो फिर उसने अब तक उसे जिंदा क्यों रखा है। अगले 2-3 दिनों तक काउंट उससे मिलने आता, उसे खाना देता और इधर उधर की बातें करके वापस लौट जाता। पर अब जॉनथन काउंट से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो जान गया था कि अगर काउंट को पता चला कि वो उसका राज जान गया है तो शायद इस कासल में वो उसका आखिरी पल होगा। वो हर रात उसी झरोखे से काउंट को अपने कमरे की खिड़की से दीवार पर नीचे चढ़ता उतरता हुआ देखता और खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सब बस एक सपना है, और हर बार वो खुद को ही गलत साबित कर देता। उसके मन में और भी कई सवाल थे जिनका जवाब वो जानना तो चाहता था, पर उसे अपनी जान की चिंता कहीं ज्यादा थी। वो सोचता था कि काउंट इतनी रात को आखिर जाता कहां है, और रात में ही क्यों, वो दिन में भी तो जा सकता है, और उसे ऐसे दीवार से उतरने की क्या जरूरत है। वो कासल से सीधे सीधे भी तो बाहर जा सकता है। आज 15 मई की रात थी और जॉनथन रोज की तरह ही फिर से कासल में इधर उधर घूमता हुआ देख रहा था कि शायद उसे कहीं कोई रास्ता मिल जाए जो उसे उसकी आजादी की राह दिखा सके। कोई चोर दरवाजा, कोई पतली सी सुरंग जो कि ऐसे कासल में होना आम बात है, या फिर कुछ भी। उसे 1-2 कमरे खुले हुए मिले भी थे, मगर उनमें सिवाय पुराने लकड़ी के सामान के कुछ और नहीं था। उन गोल घुमावदार सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हुए जॉनथन को इतना समझ आ गया था कि यह कासल पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर था और इसके 3 तरफ गहरी खाई थी, जहां से बाहर जाने का सोचना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। इस उम्मीद में कि शायद काउंट गलती से कासल के दरवाजे पर ताला लगाना भूल गया हो, वो नीचे भी गया। दरवाजे पर कोई ताला तो नहीं दिख रहा था। उसने बड़ी ही सावधानी से दरवाजे पर लगी जंजीरों को हटाया और कुंडी खोल दी। हर गुजरते पल के साथ जॉनथन के अंदर खुशी की लहरें उठ रही थीं। वो सोच रहा था कि वो बस जल्दी से यहां से भाग जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा, पर वो गलत था। दरवाजे की कुंडी तो खुल चुकी थी, पर शायद उसमें अंदर एक और छुपा हुआ ताला लगा था जो खुल नहीं रहा था। जॉनथन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो दरवाजा नहीं खुला। वो पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था, पर कोई फायदा नहीं। किसी भी कासल में इस तरह के भारी भरकम दरवाजे लगाए ही इसीलिए जाते थे कि जंग के वक्त उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाए। फिर उसे एक अकेले आदमी से वो दरवाजा कहां टूटने वाला था। जॉनथन वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। वो निराश था, पर उसे कम से कम ये तो संतोष था कि किसी भी कारण से मगर ड्रैकुला ने अभी तक उसे जिंदा तो रखा हुआ था। वो मानसिक और जिस्मानी दोनों ही तरह से बहुत थक चुका था। उसे नींद आ रही थी। शायद वो इस माहौल में रहने का आदी हो गया था, क्योंकि काउंट जैसे किसी के साथ एक ही छत के नीचे रहना
कोई मामूली बात नहीं थी। पर आज जॉनथन की नींद में कुछ अलग बात थी। उस पर नींद नहीं बल्कि एक मदहोशी सी छाई हुई थी। जॉनथन के बेडरूम की खिड़की से चांद की ठंडी रोशनी अंदर आ रही थी। जॉनथन की आंखें ना तो पूरी तरह से बंद हो रही थी और ना ही ठीक से खुल पा रही थी। उसे यह ख्याल तो था कि वो अपने ही कमरे में है, पर वहां का माहौल कुछ अलग सा हो चुका था। वो जैसे एक सपने में था। उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे के पास 3 जवान लड़कियां खड़ी हुई थी। उनके चेहरे और नाक की बनावट कुछ कुछ काउंट से मिलती जुलती थी, पर वो काउंट की तरह डरावनी और बदसूरत नहीं थी। उन्होंने बड़े ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, जैसे शाही लोग पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही। वो तीनों बहुत ही सुंदर थीं, पर उनमें से एक लड़की जिसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जॉनथन की नजर उस पर जैसे टिक गई। उस लड़की की खूबसूरती जैसे इस दुनिया की नहीं थी। जॉनथन लेटे हुए ये देख पा रहा था कि वो तीनों धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, मगर जमीन पर उनकी परछाई नहीं पड़ रही थी। वो तीनों जैसे हवा में तैर रही थी। वो जॉनथन के पास आकर खड़ी हो गई और आपस में कुछ बात करने लगी, जिसे जॉनथन सुन नहीं पाया। वो तीनों ही लड़कियां जॉनथन को देखकर खिलखिला रही थी। वो हंसी कुछ अजीब सी थी। कोई भी पहली बार उस हंसी को सुनता तो उसे महसूस होता कि आवाज जिस किसी की भी थी, उसमें बड़ी खनक थी, मगर उस हंसी में कुछ और भी था। उसमें एक लालच और सिहरन पैदा कर देने वाला एहसास भी था। उन तीनों लड़कियों को जैसे कुछ मिल गया था। और सबसे डरावनी बात, उनकी हंसी के साथ उनके वो तीखे चमकते हुए दांत भी उनके होठों के किनारों से दिखाई दे रहे थे। जॉनथन चाहता था कि वो नींद से उठ जाए और उसका वो भयानक सपना टूट जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो लड़की जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी, उसके पास आई और उसे देखने लगी। उसकी वो बड़ी बड़ी काली आंखें जो बीच में लाल सी थी, जॉनथन को बड़ी ही हैवानियत से घूर रही थी। पीछे खड़ी एक लड़की उससे बोली, जाओ जाओ, तुम शुरू करो। इस पर पहला हक तो तुम्हारा ही है, उसके बाद हमारी बारी है। दूसरी लड़की ने कहा, ये जवान और तंदुरुस्त है, ये हम तीनों के लिए काफी रहेगा। जॉनथन बेबस बिस्तर पर पड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो लड़की जॉनथन के ऊपर झुकी और अब जॉनथन उसकी सांसों को सुन और महसूस कर पा रहा था। उसने अपने होंठ किसी जानवर की तरह चाटे और अपना हाथ जॉनथन की गर्दन पर रख दिया। जॉनथन को लगा कि वो उसे चूमने जा रही थी, पर वो गलत था। उसका चेहरा जॉनथन के चेहरे की बजाय उसके गर्दन की तरफ गया और उसके मुंह से वो 2 पैने दांत जॉनथन की गर्दन पर लगे ही थे कि जॉनथन को महसूस हुआ कि काउंट वहां आ चुका था। उसने उस लड़की की पतली सुराहीदार गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसे एक तरफ फेंक दिया। जॉनथन ने पहली बार काउंट की ताकत को देखा था। उसने उस लड़की को ऐसे उछाल दिया था जैसे वो कोई गुड़िया हो, और वो लड़की भी इतनी जोर से फेंके जाने पर भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। वो तो ऐसे हंस रही थी जैसे कोई हंसी खेल हो। काउंट आज गुस्से में था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थीं। उसे देखने से लग रहा था जैसे किसी ज्वालामुखी की सारी आग उसकी आंखों में समा गई थी। उन लड़कियों के चेहरे की सारी हंसी अब गायब हो चुकी थी। उसके हाथ के एक इशारे से वो लड़कियां दूर हट गईं। ये वैसा ही इशारा था जैसा कि उस गाड़ीवान ने उन भेड़ियों को किया था।
काउंट ने दबी हुई मगर गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम में से किसी की भी हिम्मत इसे छूने की कैसे हुई? मैंने तुम तीनों को पहले ही मना किया था ना। ये मेरा मेहमान है। अगर इसके पास आने की जरूरत भी की तो तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। काउंट की बात सुनकर वो लड़कियां फिर से हंसने लगी। वो बोली, ओ काउंट, तुम तो हमें प्यार ही नहीं करते, कभी नहीं। उनकी पैशाचिक हंसी पूरे कासल में गूंज रही थी। काउंट ने जॉनथन को एक बार ध्यान से देखा। वो शायद देखने की कोशिश कर रहा था कि उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं। वो बोला, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम तीनों को कितना प्यार करता हूं? मगर तुम्हें मेरी बात भी माननी चाहिए। जब मेरा काम हो जाए तब तुम इसके साथ जो चाहे वो करना, पर अभी तुम तीनों जाओ। मुझे इसे जगाना होगा। हमें कुछ काम की बातें करनी है। वो लड़की जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी, उसने काउंट से पूछा, तो क्या आज रात हमें कुछ नहीं मिलेगा? उस लड़की की नजर एक बैग पर थी जो कि शायद काउंट लेकर आया था। वो जमीन पर पड़ा बैग हिल रहा था। उसमें शायद कुछ या फिर कोई था। काउंट ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। वो लड़की उस बैग पर टूट पड़ी। वो उसे सूंघने लगी और उसे सूंघते ही उसके चेहरे की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जॉनथन अभी भी बिस्तर पर पड़ा आधी बेहोशी की हालत में ये सब देख रहा था। वो तीनों लड़कियां जैसे उस बैग को पाकर बहुत खुश हो गई थीं। उसके बाद वो तीनों जॉनथन की आंखों के सामने ही हवा में कहीं घुल सी गईं। अगले ही पल जॉनथन ने एक दबी हुई चीख सुनी जो कि शायद एक छोटे बच्चे की थी। ये सब कुछ जो जॉनथन की आंखों के सामने हो रहा था वो उसकी बर्दाश्त के बाहर था। उसे एक सदमा सा लगा था जिससे उसकी वो कच्ची नींद बेहोशी में बदल चुकी थी। जॉनथन की नींद अब ठीक अगली दोपहर को खुली। वो एक झटके से उठ बैठा। उसे पिछली रात की हर बात याद थी, पर वो सोच रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं था। जॉनथन ने अगल बगल देखा तो उसके कपड़े तह लगाकर रखे हुए थे, पर ये उसने तो नहीं किया था। जॉनथन अपने कपड़े इस तरह से तो नहीं रखता। उसने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला तो उसमें अभी भी उसकी डायरी रखी हुई थी। इसका मतलब था कि काउंट ने उसकी तलाशी नहीं ली थी, क्योंकि काउंट को इस डायरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन तीनों लड़कियों के अपना खून पीने की बात सोच सोच कर वो पागल हो रहा था। 19 मई की शाम काउंट ने जॉनथन को 3 चिट्ठियां लिखने को कहा। एक चिट्ठी में उसे लिखना था कि उसका काम यहां लगभग खत्म हो गया था और वो जल्दी ही घर के लिए निकलने वाला था। दूसरी चिट्ठी में उसे लिखना था कि वो चिट्ठी की तारीख को ही घर के लिए निकलेगा, और तीसरी में उसे लिखना था कि वो कासल ड्रैकुला पहुंच चुका था। जॉनथन को कुछ समझ तो नहीं आया कि काउंट उसे ये सब करने को क्यों कह रहा था, मगर उसे अपनी जान प्यारी थी और इसीलिए उसने कोई शिकायत नहीं की। जॉनथन मन ही मन समझ चुका था कि काउंट जान गया था कि वह उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका है और वह उसे किसी भी कीमत पर जिंदा तो नहीं रहने देगा, मगर उसके पास चुप रहने और वहां से भागने का सही मौका ढूंढने के सिवा कोई चारा नहीं था। काउंट ने जॉनथन को समझाया कि ये चिट्ठियां भेजने से जॉनथन के दोस्त और उसके परिवार के लोगों को यकीन हो जाएगा कि वो किसी परेशानी में नहीं है। उसने जॉनथन को तीनों चिट्ठियों पर 3 तारीखें डालने को कहा। पहली चिट्ठी पर 12 जून, दूसरी पर 19 जून और तीसरी पर 29 जून। काउंट ने जॉनथन को उसकी बची हुई जिंदगी की मोहलत बता दी थी।
अब जॉनथन को जो भी करना था 29 जून से पहले ही करना था। 20 मई की उस शाम को अब 8 दिन बीत चुके थे और आज 29 मई की शाम जॉनथन को कासल में कुछ आवाजें सुनाई दी जो कि उसने यहां पहले तो कभी नहीं सुनी थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो बाहर शायद आसपास के इलाके के कुछ लोग आए हुए थे। ये शायद जिप्सी थे। ये लोग दुनिया में यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में रहते हैं और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं मानते। ये दरअसल भारतीय मूल के ही लोग हैं जो कि कई हजार साल पहले दुनिया के अलग अलग इलाकों में बस गए थे। इनकी अपनी मान्यताएं हैं और अपने ही अलग धर्म हैं जो कि इन्हें सबसे अलग बनाते हैं। हंगरी और ट्रांसिल्वेनिया में उस वक्त हजारों जिप्सी रहते थे, पर कासल में उनका आना और इस तरह अपने टेंट लगा लेना अनोखी बात थी। जॉनथन जानता था कि उस इलाके में काउंट से सभी डरते थे और अगर ये लोग यहां आकर रुके हैं तो या तो ये बहुत ही बहादुर हैं या फिर इन्हें यहां काउंट नहीं बुलाया है। जॉनथन को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वो इन जिप्सी लोगों को कुछ चिट्ठियां दे दे तो शायद इंग्लैंड से उसके बॉस मिस्टर हॉकिंस या फिर उसके परिवार से कोई उसे ढूंढता हुआ यहां आ जाए और उसे बचा ले। जॉनथन ने अपने कमरे की खिड़की से उनसे बात की। उन जिप्सी लोगों ने अपनी हेड झुकाकर जॉनथन को सलाम किया पर उसे उनकी भाषा समझ नहीं आई। वो शायद वहां की ठेठ रोमानी भाषा थी। जॉनथन ने जल्दी से मीना के नाम शॉर्ट हैंड में कुछ चिट्ठियां लिखी और एक दो चिट्ठियां मिस्टर हॉकिंस को भी लिख दी। उसने अपनी खिड़की से वो चिट्ठियां नीचे फेंक दी और साथ ही एक सोने का सिक्का भी। उसने इशारे से उन जिप्सी लोगों से कहा कि वो इन चिट्ठियों को इंग्लैंड पोस्ट कर दें। उन जिप्सी लोगों ने भी अपनी हेड उतारकर जॉनथन की तरफ इशारा किया। जॉनथन को अब कुछ उम्मीद तो बंधी थी। शायद उसका बुरा वक्त खत्म होने जा रहा था। जॉनथन अभी उस कासल से अपनी रिहाई के सपने देख ही रहा था कि काउंट वहां आ गया। शायद उसने जॉनथन को उन जिप्सी लोगों से बात करते हुए देख लिया था, पर अब उसने जो किया उसने जॉनथन की उम्मीद तोड़ दी। काउंट के हाथ में जॉनथन की लिखी हुई चिट्ठियां थी। वो उसके बगल में एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, जॉनथन, ये चिट्ठियां आपने लिखी हैं? जॉनथन ने कुछ नहीं कहा। काउंट ने आगे कहा, नीचे उन जिप्सी लोगों ने हमें ये चिट्ठियां दी हैं। इनमें से एक तो मिस्टर हॉकिंस के लिए है और दूसरी चिट्ठी ये बड़ी दिलचस्प है। मेरे दोस्त मिस्टर हॉकिंस के लिए जो चिट्ठी आपने लिखी है उसे तो मैं उन तक पहुंचा दूंगा, पर ये दूसरी चिट्ठी जिसमें आपने ये अजीब से निशान और ना जाने टूटी फूटी भाषा में क्या कुछ लिखा है, ये हमारी दोस्ती और हमारी मेहमान नवाजी की बेइज्जती जैसा है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी और वैसे भी चिट्ठी में लिखा कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा, इसीलिए ये हमारे किसी काम की नहीं है ना। ये कहते हुए काउंट की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई थी। उसने कहा, जॉनथन, हम माफी चाहेंगे कि हमने आपकी चिट्ठियों की सील तोड़कर उन्हें पढ़ लिया, पर हम ये भी जानते हैं कि आप हमें माफ कर देंगे। करेंगे ना? काउंट ने पास ही रखी मोमबत्ती की लौ में वो चिट्ठी वहीं पर जला दी। काउंट वहां से जा चुका था और जॉनथन ने दरवाजे पर चाबी के घूमने की आवाज सुनी। वो उठकर डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर गया और उसे खोलने की कोशिश की, पर उस पर बाहर से ताला लगा हुआ था। काउंट ने आज पहली बार जॉनथन को वहां कैद कर दिया था। जॉनथन सोफे पर लेट गया और कुछ ही देर में सो गया। शाम को काउंट वापस वहां खाना लेकर आया
उसने जॉनथन को उठाया और कहा कि वो आज शाम उसके साथ नहीं रुक पाएगा क्योंकि उसे बहुत से काम है। जॉनथन खाना खाकर फिर से सो गया। वो कर भी क्या सकता था? इस कासल में वो काउंट के रहमो करम पर ही तो था। अगले कुछ दिन यूं ही बीते और एक सुबह जब जॉनथन सोकर उठा तो उसे कुछ ठंड सी लग रही थी। उसने अपना ओवरकोट निकालने के लिए अलमारी खोली तो वो हैरान रह गया। वहां उसका ओवरकोट नहीं था। उसने यहां वहां देखा तो उसका बैग भी गायब था। जॉनथन पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगा पर उसका सामान उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहां से चिट्ठी लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे कागज और डील के कागजात भी गायब थे। काउंट ने उसके साथ एक खेल कर दिया था। जॉनथन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि इंसान के भेष में घूमता है शैतान आखिर उससे चाहता क्या है। आज फिर से कासल के अहाते में कुछ घोड़ा गाड़ियां आकर रुकी। जॉनथन उन्हें देखकर ऊपर से चिल्लाने लगा। वो मदद की पुकार लगा रहा था पर नीचे खड़े लोगों ने उसकी तरफ देखा और हंसने लगे। वो सब उसका मजाक बना रहे थे, जैसे चिड़ियाघर में बंद जानवरों को देखकर लोग हंसते हैं, वो वैसे ही हंस रहे थे। जॉनथन को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ध्यान से देखा तो वो लोग अपनी घोड़ा गाड़ी में लकड़ी के बड़े बड़े खाली बक्से लेकर आए थे। वो थक कर बिस्तर पर बैठ गया। ये बक्से शायद काउंट का सामान भरने के लिए थे। 23 जून की रात काउंट जॉनथन से बात करके अपने कमरे में चला गया और अंदर से ताला लगा लिया। जॉनथन ने ताला लगने की आवाज साफ सुनी थी पर आज उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि काउंट शायद उसके कमरे में ताला लगाना भूल गया था। जॉनथन इसी मौके की तलाश में था। वो उन घुमावदार सीढ़ियों पर गया और उसी पतले झरोके से काउंट के कमरे को देखने लगा। उसने देखा कि काउंट उसका ही ओवरकोट पहने हुए था और वैसे ही किसी छिपकली की तरह कासल की दीवार से नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में वही बैग था जिसमें शायद उस रात वो छोटा बच्चा था जिसे लेकर वो लड़कियां वहां से चली गई थी। जॉनथन को यह खेल अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। काउंट शायद वहां के लोगों को यह दिखाना चाहता था कि उस इलाके में जो भी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार वो नहीं बल्कि जॉनथन है और इसीलिए उसने वो चिट्ठियां जॉनथन से लिखवाई हैं। ये चिट्ठियां जॉनथन के इस कासल में मौजूद होने का एक सबूत है। वो ना तो उन्हें कहीं भेजेगा और ना ही किसी को देगा, बल्कि ये चिट्ठियां जॉनथन के ही खिलाफ सबूत का काम करेंगी। पर वो लोग जिनके साथ काउंट ने कुछ भी गलत किया है, जॉनथन के साथ वो न जाने क्या सुलूक करेंगे। जॉनथन को काउंट के ऊपर शदीद गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर सकने की हालत में नहीं था। यह ना तो इंग्लैंड था और ना ही यहां कोई कानून चलता था। जॉनथन हताश सा अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो बस किसी तरह अपने मन और आत्मा को पागल होने से बचाए हुए था। पिछले कुछ दिनों में उसने जो भी कुछ यहां देखा और झेला था वो मामूली नहीं था। जॉनथन को अपनी खिड़की से नीचे अहाते में उड़ते हुए जुगनुओं को देखते हुए करीब 2 घंटे हो गए थे कि उसने एक औरत की चीख सुनी। यह आवाज शायद काउंट के कमरे की तरफ से आई थी। वो जानता था कि उसका कमरा तो बाहर से बंद था, मगर वो कान लगाकर सुनने के लिए डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ भागा। जॉनथन ने दरवाजे की झिर्री से देखा तो एक औरत अपने सीने पर हाथ रखे हुए बदहवास सी इधर उधर दौड़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत ही तकलीफ में लग रही थी। भागते हुए वो जॉनथन के कमरे के दरवाजे पर आई और उसने भी दरवाजे की झिर्री पर आंख टिकाकर जॉनथन को देखा। उसे देखते ही वह औरत जैसे पागल सी हो गई। वो चिल्लाने लगी, अरे ओ शैतान, तूने ही मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। चिल्लाते चिल्लाते वो औरत दरवाजे पर ही घुटनों पर बैठ गई और अपने हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी।
वो औरत पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी। वो इतनी बदहवासी से दरवाजा पीट रही थी कि जोनाथन, जिसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया था, वो भी शर्मिंदा सा हो रहा था। उससे उस औरत का दर्द देखा नहीं जा रहा था। पर जोनाथन को ये सब ज्यादा देर झेलना नहीं पड़ा। उसने काउंट की वो तीखे आवाज सुनी और उसके साथ ही कुछ भेड़ियों के रोने की आवाजें भी। जोनाथन की आंखों के सामने ही वो भेड़िए उस औरत को घसीटते हुए कहीं ले गए और उसकी वो दर्द भरी पुकार, जो कि अब चीखों में बदल चुकी थी, जल्दी ही शांत हो गई। जोनाथन यहां इस कासल में रहते हुए थोड़ा मजबूत तो हो गया था। उसे उस औरत पर दया आ रही थी, पर उसके मरने का उसे ज्यादा दुख नहीं था। वो सोच रहा था जो कुछ उसके बच्चे के साथ इन लोगों ने किया था, वो पता चलने से अच्छा था कि वो मर ही जाए। अगले 1-2 दिन जोनाथन सोचता रहा कि उसकी लिखी हुई चिट्ठियों को शायद अब तक काउंट ने पोस्ट किया होगा या फिर नहीं। पर उसे एक बात तो पक्की समझ आ गई थी, वो ये कि जब भी उसके या फिर किसी के भी साथ इस कासल में कुछ गलत हुआ था, वो रात का ही वक्त था। उसने दिन में काउंट को इस कासल में कहीं भी देखा तक नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये शैतान सिर्फ रात में ही जागता है, शायद। और अगर सोते हुए वो काउंट के कमरे में जाकर कासल के दरवाजे की चाबियां चुरा ले, तो शायद उसकी जान बच सकती है। 25 जून की सुबह जोनाथन जल्दी ही उठ गया, या फिर कहें कि वो ठीक से सोया ही नहीं। उसने आज कुछ तो करने की ठान ली थी, मगर उसके दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। तो फिर वो यहां से बाहर कैसे निकलेगा? शायद एक रास्ता था, अगर उसमें दम है तो। क्या वो कासल की दीवार पर चढ़कर काउंट के कमरे में नहीं जा सकता? पर उसके लिए उसे काउंट की तरह ही दीवार पर चढ़ना होगा, और अगर वो नीचे गिरा तो काउंट के कुछ करने से पहले ही वो मौत के मुंह में समा चुका होगा। जोनाथन इतना बेसब्र हो गया था कि वो अपनी खिड़की से बाहर निकलकर दीवार पर बनी उस पतली सी बीम, या जिसे हद भी कह सकते हैं, उस पर खड़ा हो गया। उसने अपने बूट कमरे में ही छोड़ दिए थे और जिंदगी और मौत के बीच बनी उस पतली सी हद पर चलने लगा था। उस हद पर बमुश्किल उसके पैर टिक रहे थे। जोनाथन को आज पता चला था कि ऊंचाई से गिरने का डर क्या होता है। उसने मन ही मन अपनी मंगेतर मीना को अलविदा कह दिया था। जोनाथन ने खुद को कासल की दीवार से चिपका दिया था। उसने अपने गले में लटकी क्राइस्ट की माला को कस कर पकड़ा था। वो चींटी की चाल से चलता हुआ किसी तरह काउंट के कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। वो डर रहा था कि काउंट कहीं उसे देख न ले, पर उसने अंदर झांका तो उसे कोई नहीं दिखा। जोनाथन ने खिड़की का शीशा खोला और अंदर कूद गया। वो कुछ देर वैसे ही फर्श पर बैठा अपनी सांस इकट्ठी करता रहा। उसने आज अपनी जान बचाने के लिए जो किया था, उसमें उसकी जान जा भी सकती थी। उसने कमरे पर एक नजर डाली तो वो देखता ही रह गया। पास ही सोने के सिक्कों और कीमती चीजों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था, जिस पर अच्छी खासी धूल जम चुकी थी। वो सोना, चांदी और जवाहरात ऐसे पड़े हुए थे जैसी उनकी कोई कीमत ही ना हो। पर वो खजाना आज के जमाने का नहीं था। वो सिक्के देखने में कई 100 साल पुराने लग रहे थे। और अनोखी बात यह थी कि वो अलग अलग जगह से थे। तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, हंगरी और न जाने कहां कहां से। उस पूरे कमरे में ही हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बिस्तर और बाकी सामान जैसे कि कुर्सियां वगैरह देखने से लग रहा था कि वो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए थे। पर क्यों? काउंट को तो उसने इसी कमरे से बाहर निकलता देखा था। जोनाथन पूरे कमरे की छानबीन करने लगा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वो जानता था कि यह मौका उसका आखिरी मौका हो सकता है, और इसीलिए वो किस्मत के भरोसे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कमरे के दरवाजे को देखा तो उस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था।
वो बाहर निकला और उन्हीं घुमावदार सीढ़ियों तक पहुंच गया। पर आज उसने हिम्मत की और सोचा कि उन सीढ़ियों से नीचे उतरा जाए। जॉनथन ने उतरना शुरू किया तो उसे समझ आया कि ये सीढ़ियां कासल के काफी नीचे तक जाती थी। नीचे पहुंचने पर जॉनथन चौंका, क्योंकि वहां उसे एक सुरंग सी दिखी। वो कोई कच्ची या जल्दबाजी में खोदी गई सुरंग नहीं थी, बल्कि किसी खास मकसद से बनाया हुआ एक चौड़ा सा रास्ता था। जॉनथन को वहां एक अजीब सी महक भी आ रही थी। ये महक ऐसी थी जैसे मिट्टी को खोदने से आती है। शायद यहां हाल ही में कुछ खुदाई हुई थी। जॉनथन बड़ी सावधानी से उस सुरंगनुमा रास्ते से होता हुआ एक चर्च जैसे किसी ढांचे में पहुंच गया। देखने में तो ये एक पुराना चैपल लग रहा था, पर यह इस कासल में नीचे क्या कर रहा था? लगता था ये कासल इस चैपल के ऊपर ही बना था। ये काफी अजीब सी बात थी, और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि इस चैपल को एक कब्रिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां जहां तहां कब्र के पत्थर रखे हुए थे और कुछ हड्डियां भी पड़ी हुई थी। वो हड्डियां इंसान की थीं या जानवर की, ये जॉनथन नहीं देख पाया, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो चाबी ढूंढने पर लगा हुआ था। जॉनथन को उस तहखाने नुमा चैपल में और भी एक चीज मिली। वो थी लकड़ी के बड़े बड़े बक्से। ये वही बक्से थे जो वो जिप्सी लोग कासल में लेकर आए थे। उसने एक एक करके उन बक्सों के ढक्कन हटाने शुरू किए। उन सब में ढेर सारी मिट्टी भरी हुई थी, एक बक्से को छोड़कर। उसे एक आखिरी बक्से में उसे काउंट मिला। जॉनथन जैसे हड़बड़ा कर गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला और काउंट को देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। वो जैसे पत्थर जैसी स्थिर थी और उसके होंठ वैसे ही खून की तरह लाल। जॉनथन ने उसे छू कर देखा तो ना तो उसके दिल की धड़कन चल रही थी और ना ही सांसें। या फिर ये ऐसे ही सोता है? जॉनथन ने उसकी तलाशी लेना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद उसे कासल की चाबी मिल जाए, पर वो आज भी नाकाम रहा। काउंट की जेबों में कुछ नहीं था। जॉनथन हताश होकर वहां से भाग गया। उसे कम से कम इस बात का संतोष तो था कि उसे कासल और काउंट के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था, और यह भी कि उसे यहां से दिन में ही निकलना होगा। आज 29 जून था और काउंट के हिसाब से जॉनथन की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी की तारीख भी यही थी। जॉनथन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। जॉनथन डाइनिंग हॉल में सोफे पर सो रहा था कि काउंट ने आकर उसे जगा दिया। वो बोला, हमारे प्यारे दोस्त जॉनथन, आज हमारा आपका साथ रहने का आखिरी दिन है। कल आप अपने खूबसूरत इंग्लैंड के लिए निकल जाएंगे और हमें कुछ ऐसे काम हैं कि हम आपसे शायद दोबारा न मिल पाए। कल हम आपको यहां नहीं मिलेंगे, पर आपके जाने का सारा इंतजाम कर दिया गया है। उसकी चिंता आपको नहीं करनी होगी। कल सुबह यहाँ कुछ आसपास के स्लोवाक और स्केज़नी लोग यहाँ आएंगे और उनके जाने के बाद हमारी बग्घी आपके लिए तैयार खड़ी होगी, जो आपको बोर्गो पास से होते हुए बिस्ट्रिट्स ले जाएगी। जॉनथन का सब्र खत्म हो चुका था। उसने कहा, क्यों? मैं आज क्यों नहीं जा सकता? क्या आज यहां से जाने में कोई परेशानी है? काउंट बोला, पर जॉनथन, हमारा गाड़ी वाहन और घोड़े हमने कहीं और भेजे हुए हैं। जॉनथन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मैं आज ही यहां से जाना चाहता हूं। काउंट ने पूछा, और आपका सामान, उसका क्या? जॉनथन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आप बाद में भी इंग्लैंड भिजवा सकते हैं ना, पर अभी आप मुझे जाने दीजिए। काउंट मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और एक नकली सा दुखी चेहरा बनाते हुए बोला,
ठीक है, आप इंग्लैंड के लोगों में एक कहावत है, हमारा मन वहीं बसता है जहां हमारी रूहें होती हैं। आने वालों का स्वागत करना चाहिए और जाने वाले मेहमानों को कभी रोकना नहीं चाहिए। जॉनथन, हमारे नौजवान दोस्त, आपकी अपनी इच्छा के खिलाफ हम आपको एक पल भी अपने घर में नहीं रोक सकते। हालांकि हमें दुख है कि आपने अचानक यहां से जाने की इच्छा जाहिर की, पर कोई बात नहीं। काउंट जॉनथन को नीचे ले गया। वो दोनों कासल के दरवाजे पर ही खड़े थे। काउंट ने वो दरवाजा बिना किसी चाबी के यूं ही खोल दिया। वो जंजीरें जो उस दरवाजे पर लगी हुई थीं, वो अपने आप ही नीचे गिर गईं। जॉनथन हैरान था कि यह कैसे मुमकिन था। वो दरवाजा खुलते ही जॉनथन बाहर की तरफ बढ़ा, पर उसके बढ़ते हुए कदम खुद ब खुद रुक गए। सामने भेड़ियों का एक झुंड खड़ा था जो उसकी हड्डियां चबा जाने के लिए बेताब था। उनके वो लाल जबड़े और लपलपाती हुई जीभ जॉनथन के चीथड़े करने के लिए तैयार थे। जॉनथन समझ गया कि यह काउंट की ही कोई साजिश थी। उसने कहा, काउंट, आप दरवाजा बंद कर दें, मैं सुबह तक इंतजार कर लूंगा। जॉनथन का मन गुस्से और हताशा दोनों से ही भरा हुआ था, और वहीं काउंट पास खड़ा उसी शैतानी तरह से मुस्कुरा रहा था। उसने एक झटके से उस भारी दरवाजे को बंद कर दिया। काउंट जॉनथन को वापस लाइब्रेरी तक ले गया और उसे सोने के लिए कह दिया। जॉनथन भी हार कर अपने कमरे में जाकर सोने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर कुछ आहट सुनी। वो डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर जाकर कान लगाकर सुनने लगा। काउंट शायद किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, पीछे हटो और अपनी जगह पर चली जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, सब्र करो। आज की रात मेरी है और कल की रात तुम्हारी होगी। जॉनथन ने तुरंत ही वो दरवाजा खोल दिया। वहां वही 3 लड़कियां खड़ी थीं, जो अपने खून जैसे लाल होठों को चाट रही थीं। जॉनथन को देखते ही वो तीनों एक भयानक हंसी हंसते हुए वहां से दौड़ गई। जॉनथन दरवाजे पर ही घुटनों पर बैठ गया। उसे आज उसकी मौत साफ नजर आ रही थी। कल शायद इस धरती पर उसका आखिरी दिन होगा। आज रात जॉनथन जागता ही रहा। 30 जून की सुबह जॉनथन अपनी खिड़की पर बैठा, बाहर बैठी चिड़ियों को देख रहा था। उसके पास अब भी 7-8 घंटे थे। वो तेजी से डाइनिंग हॉल से बाहर निकला और उन घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए नीचे सुरंग में जा पहुंचा। उसे अब भी कुछ उम्मीद थी कि शायद उसे उसकी आजादी की चाबियां मिल जाएंगी। आज वहां जो लकड़ी के बक्से रखे थे, वो अच्छी तरह से कीले ठोक कर बंद किए गए थे, बस एक को छोड़कर। जिस बक्से में काउंट लेटा हुआ था, उस पर ढक्कन लगा तो था, पर उस पर भी कीलें नहीं ठोकी गई थी। जॉनथन ने उसका ढक्कन हटाया तो उस पर एक डर सा छा गया। ये था तो काउंट ही, पर आज वो काफी जवान लग रहा था। उसके वो सफेद बाल अब सलेटी और काले रंग के हो चुके थे, और उसके गालों की सूखी हुई खाल किसी नौजवान की तरह लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा काफी लाल सा और जिंदा दिल मालूम पड़ता था, और उसके जबड़ों और नाक के आसपास मांस जैसे भर सा गया था। पर ऐसा कैसे हो सकता था? एक ही रात में कोई इतना कैसे बदल सकता था? एक और बात थी जो जॉनथन को डरा रही थी। काउंट के होठों के किनारों से खून के टपकने के निशान बने हुए थे। आज जॉनथन उसे छूने में डर रहा था, पर उसे चाबियां तो चाहिए ही थी। उसने उसकी तलाशी ली, पर आज फिर उसे चाबियां कहीं नहीं मिली। सोते हुए उस शैतान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो कि जॉनथन का मजाक सा उड़ा रही थी।
जॉनथन सोच रहा था कि वो इस गलीज और नीच शैतान को लंदन पहुंचने में मदद कर रहा था। आतंक फैला रखा है कि लोग इसके नाम से भी कांपते हैं, तो लंदन जैसे आबादी वाले शहर में न जाने क्या करेगा। वो इसे लंदन की सड़कों पर खुला घूमने नहीं दे सकता। वो सोच रहा था कि काश उसके पास एक बंदूक होती तो वो उसे यहीं गोली मार देता। उससे और घिन से भरे हुए जॉनथन ने पास ही पड़ी एक कुदाल उठाई और अपनी हिम्मत इकट्ठा की। पर जैसे ही वो कुछ करने की सोचता, काउंट की आंखें जॉनथन की तरफ घूम गई। डर के मारे वो कुदाल जॉनथन के हाथ से छूट गई और वो वहां से भाग गया। अपने कमरे में आते हुए जॉनथन सोच रहा था कि वो क्या करने जा रहा था और अब आगे उसके पास करने के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। कुछ देर बाद उसने जिप्सी लोगों को कासल के अहाते में आते देखा और जोर जोर से उन लकड़ी के बक्सों पर कीले ठोके जाने की आवाजें भी सुनी। उनके उन बक्सों को उठाने और उन्हें बग्घी पर लादने की आवाजें सुनकर जॉनथन को यकीन हो गया था कि वो उन सारे बक्से, जिनमें काउंट भी था, उन्हें कासल से बाहर ले जा रहे थे। कुछ ही देर में वो सब वहां से चले गए। पर कैसे? दरवाजे की चाबी तो काउंट के पास ही रहती है और वो तो उस बक्से में बंद था। फिर वो यहां से बाहर कैसे निकले? और फिर अंदर से दरवाजा बंद किसने किया? जॉनथन अब उस कासल में अकेला था। नहीं, उसके साथ वो 3 लड़कियां भी थीं जो उसका खून पीने के लिए बेताब थीं। जॉनथन हार मान चुका था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं उन नर्क के शैतानों को अपना खून नहीं पीने दूंगा। अगर ऐसी नौबत आई तो मैं भगवान का नाम लेकर उसी गहरी खाई में कूद जाऊंगा, पर अपनी आत्मा उन शैतानों को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा।